Hello students, this is Vipra Malik. Welcome back to my channel Vipra Malik Commerce. चलिए आज की बातचीत को स्टार्ट करते हैं. हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक्स, जिसकी आज हमारी 4th क्लास होने वाली है. इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं. अगर आपने मेरी वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उसको देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को. जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो डेफिसिट होते हैं, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको डेफिसिट बताया था कि जो बजट होता है वो सरप्लस बजट होता है, बैलेंस्ड बजट होता है, डेफिसिट बजट होता है. तो अगर गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट में आ जाए तो उसको वो एक तो कितने तरीके के डेफिसिट होते हैं पहली चीज, उसके अलावा उन डेफिसिट से क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं उन डेफिसिट्स की वजह से, और फिर तीसरी चीज हम देखेंगे कि उन डेफिसिट्स को ठीक कैसे किया जा सकता है. ठीक है, तो ये रहेगा हमारा आज की क्लास का टॉपिक. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट को. यस, बजटरी डेफिसिट. बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या है, कल भी आपने पढ़ा था ना डेफिसिट बजट. डेफिसिट मतलब कमी है ना. तो बजटरी डेफिसिट का मतलब है जब गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है या जो रिसिप्ट्स हैं वो कम हो और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो, तो दैट इज नोन एज बजटरी डेफिसिट. तो बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू. कि बजटरी डेफिसिट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट का जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है वो ज्यादा हो जाए, किससे, गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, तो उसको क्या कहा जाता है, बजटरी डेफिसिट कहा जाता है. व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स देन इट इनकर्स अ बजटरी डेफिसिट. जब गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा खर्चा ज्यादा कर देती है और उतना गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाती है, तो उसको बोला जाता है बजटरी डेफिसिट. ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट के अगर मैं फॉर्मूले की बात करती हूं तो फॉर्मूला क्या होगा, बजटरी डेफिसिट इक्वल्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स. ठीक है, तो यहां तक की जो बात है वो तो हमने कल भी की थी, है ना. तो अब देखते हैं कि बजटरी डेफिसिट्स जो है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं. तो बजटरी डेफिसिट जो है वो आपके 3 टाइप्स के हो सकते हैं. पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट और थर्ड है आपका प्राइमरी डेफिसिट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद रेवेन्यू डेफिसिट. कि क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट. तो इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर. रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि जब हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, जब हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हैं. तो अगर आपने मेरी पहली क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है ना. तो मैं ये आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि ये जो टर्म्स मैंने बोली हैं ये टर्म्स आपको पता होंगी पहले से ही, है ना. तो रेवेन्यू डेफिसिट में हम जो कंपैरिजन करते हैं तो वो सिर्फ किसका करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट का कोई लेना देना इससे नहीं है. तो अगर गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो ज्यादा हो जाएं रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो दैट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं. इम्प्लीकेशन माने कि रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से क्या क्या चीजें जो है वो हो सकती हैं. तो सबसे पहला है, it indicates the inability of the government
टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। यानी कि गवर्नमेंट ने जो अपने खर्चे बताए हैं बजट में, गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया उसमें गवर्नमेंट ने जो अपने रेगुलर और रिकरिंग नेचर के खर्चे बताए हैं, गवर्नमेंट उन खर्चों को पूरा नहीं कर पाएगी। क्यों पूरा नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट? इसलिए पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतने रिसिप्ट्स नहीं है और खर्चे जो है वो ज्यादा है। तो इससे क्या इंप्लाई होता है, क्या कंडीशन हमें पता चलती है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स को नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिससेविंग। डिससेविंग का मतलब क्या है, गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट्स कम आएंगी और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट कहाँ से वो एक्सपेंडिचर करेगी? गवर्नमेंट अपनी डिससेविंग्स से करेगी। डिससेविंग का मतलब होगा कि गवर्नमेंट के पास या तो पहले से ही जो सेविंग्स हैं गवर्नमेंट उसको यूज करेगी, या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी कि अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए इकोनॉमी के जो बाकी सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट उनकी जो सेविंग्स हैं उसको यूज करेगी। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट दैट इज थ्रू बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। या फिर तीसरी चीज क्या हो सकती है कि जो गवर्नमेंट है वो ये डेफिसिट को पूरा करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट लेगी। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें आती हैं कैपिटल रिसिप्ट में। मैंने आपको बताया था जब कैपिटल रिसिप्ट पढ़ाया था, तो या तो कहीं से हम बोरो कर लें या तो फिर क्या कर ले, असेट को सेल कर दे या असेट को बेच दे, है ना। तो यानी कि या फिर आपका एक और पॉइंट उसमें आता है डिसइन्वेस्टमेंट, और डिसइन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से असेट को बेचना ही है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में भी गवर्नमेंट क्या करती है, अपने शेयर्स को बेचती तो है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से क्या है कि असेट कम होना सरकार का। तो यानी कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट का अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट से उसको पूरा करती है। दैट मीन्स गवर्नमेंट या तो कहीं से उधार लेती है या तो कोई असेट को बेच देती है। देखो गवर्नमेंट बजट पढ़ने का ना सबसे एक आसान जो तरीका है वो ये है कि आप गवर्नमेंट की जगह पर खुद को रख के देख लीजिए, और उसके बाद आपको सारी चीजें जो है ना बहुत ईजी लगेंगी। कैसे? अगर आप ये सोचो कि अगर आपको जो आपके डेली के खर्चे हैं, मतलब सपोज आपके एक महीने के खर्चे 10,000 रुपए के आपने मतलब एस्टिमेट लगाया कि हमारे आने वाले एक महीने में जो खर्चे होंगे वो 10,000 रुपए होंगे, है ना। लेकिन आपको जो इनकम आने वाली है वो इस महीने में वो सिर्फ 8,000 रुपए आने वाली है। तो ये जो 2,000 रुपए हैं इनको आप कहाँ से लेकर आओगे? इनको या तो आप कहीं से उधार लोगे या आप अपने किसी सामान को बेच दोगे। यही तो दो तरीके हैं ना। तो ये थर्ड पॉइंट आपको यही बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा कहाँ से करती है, कैपिटल रिसिप्ट्स के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और क्या होगा इसमें कि यूजेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। यानी अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट्स का यूज करती है तो उससे क्या हो जाता है, उससे मतलब हमारी इकोनॉमी में कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के ऊपर जो बोरोइंग्स है उसका बर्डन बढ़ता रहेगा, जिससे क्या होगा, जिससे जो जर्नल प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएगा, है ना। देखिए
A high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increases its revenue. कि अगर revenue deficit बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये एक warning signal होता है सरकार के लिए कि वो दोनों में से एक चीज़ करे, या तो वो क्या करे, अपने खर्चों को कम कर दे, curtail means कम कर देना, या फिर अपने जो revenue है उनको बढ़ा दे। तो दोनों में से एक चीज कर दे सरकार तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो थी इम्प्लीकेशंस की क्या क्या चीजें रेवेन्यू डेफिसिट के होने से हो सकती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के क्या क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका है रिड्यूस एक्सपेंडिचर, मतलब कि सरकार को क्या कर देना चाहिए, खर्चा कम कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे खर्चा कम हो, या फिर जहां पर जरूरत नहीं है, कुछ अननेसेसरी अगर खर्चे हैं या अनप्रोडक्टिव यानी कि जिनसे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे खर्चों को सरकार को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिसिप्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रिवेन्यू सरकार को कौन से दो सोर्सेज से जनरेट होता है, एक टैक्स रिवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो सरकार को क्या करना चाहिए, अपना जो रिसिप्ट है उनको जो टैक्स रिवेन्यू होते हैं या जो नॉन टैक्स रिवेन्यू के सोर्सेज हैं उनसे गवर्नमेंट को अपना रिवेन्यू जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको रेवेन्यू डेफिसिट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट की तरफ। फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। इसमें वैसे ये सिंपल है, इसमें सिंपल क्या है कि हम यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के टोटल रिसिप्ट से टोटल एक्सपेंडिचर कितने ज्यादा है ना, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। लेकिन इसमें एक पॉइंट है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जब आप टोटल रिसिप्ट की बात करते हो फिस्कल डेफिसिट में, तो आप उसमें से बोरोइंग्स जो है ना सरकार की, जो डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स है, मतलब जो रिसिप्ट सरकार के ऊपर एक कर्ज जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है, तो इस तरीके की जो रिसिप्ट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा फिस्कल डेफिसिट का कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। मतलब जब आप टोटल रिसिप्ट लिखोगे तो उसमें आप बोरोइंग्स को ऐड नहीं करोगे। ठीक है, अब इससे क्या क्या होता है, अगर फिस्कल डेफिसिट हो तो उससे क्या क्या होता है वो इम्प्लीकेशंस देखते हैं। पहला है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब क्या है, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि कर्ज का एक जाल। तो यानी हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर उसको फिस्कल डेफिसिट होता रहता है तो गवर्नमेंट किस चीज में फंस जाती है, एक जाल में फंस जाती है। किसके जाल में, कर्ज के जाल में। डेट मतलब कर्ज। तो इसको देखिए, पॉइंट को पढ़ते हैं ध्यान से। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को कितनी टोटल बोरोइंग्स की जरूरत है ना। क्योंकि यहां पर देखो हमने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया ना बोरोइंग्स को। अगर हम टोटल खर्चे और टोटल रिसिप्ट को, बोरोइंग को छोड़कर बाकी सारी रिसिप्ट को टोटल एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम टोटल बोरोइंग्स ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, बोरोइंग्स नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। बोरोइंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हमने मान सपोज करो हमने कहीं से 10 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, तो क्या हमें सिर्फ वो 10 करोड़ यानी कि वो प्रिंसिपल अमाउंट ही रीपे करना होगा।
बट ऑल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमें वो 10 करोड़ तो जो है रीपे करने ही होंगे, साथ में उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, जो ब्याज लगता है, वो भी हमें रिटर्न करना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्रीजेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। तो जैसे जैसे फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, इसका मतलब सरकार के ऊपर जो बोरोइंग्स है वो भी ज्यादा होगी, और बोरोइंग्स ज्यादा होगी तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट जो है सरकार को वो ज्यादा पे करना होगा। जब सरकार को इंटरेस्ट ज्यादा पे करना होगा तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कैसा एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा, है ना। जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो इससे क्या होगा, इट क्रिएट्स अ विशियस सर्कल ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सरकार जो है एक जाल में फंस जाएगी जिसमें सरकार को फिस्कल डेफिसिट भी हो जाएगा और साथ ही साथ रेवेन्यू डेफिसिट भी हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन्स लेने पड़ेंगे ताकि सरकार जो है अपने अर्लियर लोन्स को रीपे कर सके। तो जब सरकार जो है पिछले लोन्स को चुकाने के लिए नए लोन लेगी तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो कंट्री है वो डेट ट्रैप में फंस जाएगी। आई होप आपको डेट ट्रैप जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप मतलब कमेंट करके मुझे अपना डाउट भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन। और क्या होता है फिस्कल डेफिसिट से, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। कैसे होती है महंगाई, गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट क्या करती है बेसिकली कि गवर्नमेंट को अगर फिस्कल डेफिसिट होता है तो उसके लिए, उसको मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है, उधार लेती है। किससे, आरबीआई से उधार लेती है। आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट। और आरबीआई जो है वो कैसे डेफिसिट रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, नई नई करेंसीज को प्रिंट करके। तो नई करेंसीज जब इशू की जाएंगी आरबीआई के द्वारा तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ने से जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जनरल प्राइस लेवल के इंक्रीज होने से क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको इन्फ्लेशन कैसे होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, फिस्कल डेफिसिट अगर गवर्नमेंट को होगा तो गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगी उसको पूरा करने के लिए, और आरबीआई डेफिसिट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करेगी, नई करेंसीज को प्रिंट करेगी। और नई करेंसी को प्रिंट करेगी तो उससे इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। और मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होता है, इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस का मतलब है जब हमारी गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है। किस लिए डिपेंड करती है, दूसरों से लोन लेने के लिए, लोन के लिए डिपेंड होती है दूसरी कंट्रीज पर, तो दैट इज नोन एज फॉरेन डिपेंडेंस। तो गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेस इट्स डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज से बोरो करती है, मतलब आरबीआई से तो लेती है पैसा, इसके अलावा दूसरी कंट्रीज से भी बोरो करती है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे हमारी कंट्री की जो डिपेंडेंस है वो ज्यादा हो जाती है, मतलब हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होने से हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ का मतलब है जब हमारी कंट्री डेट ट्रैप में फंस जाएगी, जब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाएगा, जब हमारी कंट्री दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होगी, तो इससे क्या फ्यूचर ग्रोथ पर इफेक्ट नहीं आएगा।
बिल्कुल आएगा। फ्यूचर जो ग्रोथ है हमारी वो कम होगी, रुकेगी, है ना। तो बोरोइंग्स इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। बोरोइंग्स बढ़ने की वजह से फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी बढ़ जाएगा। इट एडवर्सली अफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। जिसकी एडवर्सली अफेक्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट। एडवर्सली का मतलब होता है, एडवर्स वर्ड का मतलब क्या है? नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव इफेक्ट होगा किसका किस पर? फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स पर, मतलब कि हमारे देश की उन्नति के ऊपर जो है एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा। नेगेटिव इफेक्ट मींस ग्रोथ जो है वो नहीं होगी हमारी कंट्री की। तो ये आपकी थी फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, मतलब फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के लिए या फाइनेंस करने के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। अभी भी हमने इम्प्लीकेशंस में ही डिस्कस कर लिया। एक सोर्स होता है बोरोइंग्स और दूसरा होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो बोरोइंग का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को मीट करती है, किसके द्वारा? बोरोइंग करके, अपने इंटरनल सोर्सेस से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस से। इंटरनल सोर्सेस कौन से होंगे? या तो पब्लिक होगी या तो कमर्शियल बैंक्स होंगे, है ना। इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्स कौन से होंगे? या तो कोई फॉरेन गवर्नमेंट होगी यानी किसी दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट, या इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब IMF हो गया आपका, और आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना। IMF या वर्ल्ड बैंक से उधार लेगी गवर्नमेंट। तो एक तो ये सोर्स हो गया। दूसरा होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है नई करेंसीज को प्रिंट करना। तो गवर्नमेंट अगर RBI से बोरो करती है, मतलब RBI को अपने सिक्योरिटीज जो है वो गिरवी रखती है, कोलेटरल रखती है, और उसके बदले RBI से पैसा लेती है फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो RBI जो है वो नई करेंसी इशू करती है इस काम के लिए। मतलब सरकार को पैसा देने के लिए RBI जो है वो नई करेंसी को इशू करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से ना मिले कि फिस्कल डेफिसिट को आप कैसे फाइनेंस करोगे। तो जरूरी नहीं है कि मतलब आपको यही क्वेश्चन आएगा कि आप सोर्स लिखोगे। हो सकता है आपको एक नंबर में कहीं ये देखने मिल जाए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को ही आप एक्सप्लेन करो, है ना। तो आपको हर पॉइंट को एक अलग क्वेश्चन की तरीके से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। मतलब अगर मैंने यहाँ आपको टर्म पढ़ाया है डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो आपको आना चाहिए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, आपको उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स। तो अब ये है हमारा थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट, इसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि एक तो आपके करंट ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट हुआ है, ठीक है, वो, और किसका डिफरेंस? जो आपकी प्रीवियस बोरोइंग्स थी उनके ऊपर, मतलब पहले आपने जो उधार ले रखे थे। अभी फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर का मतलब क्या है कि बोरोइंग्स ऑफ करंट ईयर, है ना। आपने इस साल में क्या क्या बोरोइंग्स करी हैं, ये तो मतलब भाई फिस्कल डेफिसिट का दूसरा मतलब यही है ना कि गवर्नमेंट की करंट ईयर की कितनी बोरोइंग्स है ना। उसका मतलब जो इस साल की बोरोइंग्स है, और जो प्रीवियस बोरोइंग्स थी ना, उस प्रीवियस बोरोइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट सरकार को करनी थी, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अगर आपके जो पिछले बोरोइंग्स के इंटरेस्ट पेमेंट थे, अगर आपका करंट ईयर का बोरोइंग उससे ज्यादा है, मतलब फिस्कल डेफिसिट उससे ज्यादा है, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी डेफिसिट। तो आपका जो फॉर्मूला है वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट में से आप क्या माइनस कर दो? इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट का, ठीक है। इसकी क्या इम्प्लीकेशन है देखो, द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग मेड इन द पास्ट। यानी कि वही जो मैंने आपको अभी समझाया कि क्या मतलब है प्राइमरी डेफिसिट का, कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है
और आपके जो पहले आपने पास्ट में बोरोइंग की थी उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसका जो डिफरेंस होता है वो उसको शो करता है प्राइमरी डेफिसिट, है ना। सो ए लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट interest commitment on earlier loans have forced the government to borrow, यानी कि अगर आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है वो कम है या फिर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो पिछले पुराने लोन लिए हुए थे गवर्नमेंट को उनकी बहुत सारे उनके इंटरेस्ट की जो है पेमेंट करनी है ना। देखो अगर प्राइमरी डेफिसिट कम होगा या जीरो होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा है ना। मतलब फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं है बल्कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो काफी ज्यादा है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट काफी ज्यादा होंगे तभी तो प्राइमरी डेफिसिट कम होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार ने जो पहले से ही लोन ले रखे थे उनके ऊपर सरकार को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ रही है, बोरोइंग करनी पड़ रही है। ये मतलब होता है प्राइमरी डेफिसिट का। देखिए अब जो प्राइमरी डेफिसिट है वही तो जड़ होती है किसकी, फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि सरकार को करंट ईयर के लिए कितनी बोरोइंग करने की जरूरत है। तो जो प्राइमरी डेफिसिट है मतलब जो पुरानी सरकार के लिए इंटरेस्ट पेमेंट की कमिटमेंट्स हैं जब वो बहुत ज्यादा होती हैं तो वही तो एक मुख्य कारण होता है किसका, फिस्कल डेफिसिट का। तो इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट हैव कंसिडरेबली इंक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर। इंडिया में अभी पिछले कुछ सालों में जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरोइंग्स हैव ग्रेटली इंक्रीज्ड द फिस्कल डेफिसिट। तो जब पास्ट बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पेमेंट हाई होगा तो उससे फिस्कल डेफिसिट भी तो बढ़ेगा ना। तो टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस्ड थ्रू रीपेमेंट ऑफ लोन्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट भी तो कम होने चाहिए ना। और इंटरेस्ट पेमेंट कब कम होंगे, जब जल्दी से जल्दी जो लोन्स है उनका रीपेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो गवर्नमेंट बजट चैप्टर है उसकी थ्योरी जो है वो पूरी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे करोगे आप अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गवर्नमेंट बजट रिवेन्यू डेफिसिट इज 35 करोड़। एक गवर्नमेंट बजट है जिसमें रिवेन्यू डेफिसिट 35 करोड़ है। इफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर 70 करोड़, रिवेन्यू रिसिप्ट भी दे दी कि 70 करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया 120 करोड़ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको पता है रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रिवेन्यू डेफिसिट इक्वल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। अब आपको ये नहीं देखना कि क्या गिवन है क्या नहीं, जैसे ही आपने ये देखा कि आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना है मतलब हमें रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला ही लिखना होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए और जो जो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है वो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जैसे आपको रिवेन्यू डेफिसिट गिवन है तो रिवेन्यू डेफिसिट के नीचे जो है डेफिसिट लिख दीजिए। उसके बाद रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमें पता नहीं तो वहां पर सीधा सीधा आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दो। उसके बाद आपको गिवन है रिवेन्यू रिसिप्ट जो कि 70 करोड़ है, तो आप 70 करोड़ लिख दीजिए रिवेन्यू रिसिप्ट के प्लेस पर। ठीक है, तो देखो जैसे ये 70 करोड़ जो है वो माइनस में है, अगर वो इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा तो वो 35 करोड़ के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 35 करोड़ और 70 करोड़ को अगर आप प्लस कर देते हो तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 105 करोड़ है। आई होप आपको समझ में आया कैसे आप कैलकुलेट करोगे।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें तीनों टाइप के डेफिसिट जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो देखो यहाँ पर जो अमाउंट है वो करोड्स में लिखा हुआ है। देखो पहले सबसे पहले क्या दिया है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग यहां पर नहीं लिखा जा रहा है, रुको मैं नीचे लिखती हूं, कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, है ना। मतलब कि ये क्या है तो ये कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन इसमें से हमने जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, यहाँ आप कह सकते हो कि जो बोरोइंग्स है उनको एक्सक्लूड कर रखा है, तभी तो ये वो वाली कैपिटल रिसिप्ट बची ना जो नॉन डेट क्रिएटिंग है। समझ गए। तो ये आपको दे रखी है 25,000। उसके बाद आपको गिवन है रिवेन्यू डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला लिखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। तो क्या क्या गिवन है, रिवेन्यू डेफिसिट गिवन है आपको 12,000, है ना। 12,000 के अलावा आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी गिवन है, कितना 20,000, है ना 20,000। उसके बाद आपको रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं गिवन है, तो वहां पर आप जो है रिवेन्यू रिसिप्ट ही लिख दीजिए। तो देखो ये जो रिवेन्यू रिसिप्ट है ये यहाँ पर माइनस का है, अगर मैं इसको इक्वल टू के इधर ले आती हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। 20,000 को यहीं पर रखो, 20,000 को यहीं पर रखो, और आपका और आपका जो 12,000 था इधर उसको आप यहां पर लेकर आएंगे, प्लस का था तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 8,000, है ना। क्या आंसर आया आपका, 8,000। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे रिवेन्यू रिसिप्ट, है ना। रिवेन्यू रिसिप्ट ही तो निकालनी थी सबसे पहले हमें। अब हमें निकालना है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कौन सा, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, है ना। तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, गिवन है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, रिवेन्यू प्लस कैपिटल, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा आपका, तो आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि 20,000 प्लस 35,000, तो यानी कि आपका कितना 55,000। तो 55,000 आपका क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है। उसमें से आपको टोटल रिसिप्ट जिसमें बोरोइंग ऐड नहीं है वो आपको माइनस करना है, यानी कि 25,000। तो आपका कितना आंसर आया, आपका आंसर आ गया 30,000। तो ये आपका क्या निकला, फिस्कल डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट तो 30,000 निकल गया और इंटरेस्ट पेमेंट है 7,000। तो यानी कि आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है उसके लिए आप क्या करोगे, प्राइमरी डेफिसिट के लिए आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे। तो फिस्कल डेफिसिट है 30,000 और इंटरेस्ट पेमेंट है आपका 7,000। तो आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 23,000, है ना। अब देखो एक बार सॉल्यूशन, गलत आया है क्या, फिस्कल डेफिसिट को कोई दूसरे तरीके से निकाला हुआ है, और हमने किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को निकाला था, टोटल एक्सपेंडिचर कर लिया यानी कि 35,000, और 35,000 में हम से हमने क्या माइनस किए थे, अच्छा हाँ एक चीज में गड़बड़ हो गया, वापस से देखो, वापस से देखते हैं एक बार। हमने यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट निकाला उसमें हमने टोटल एक्सपेंडिचर तो लिख दिया, पर इधर हमने टोटल रिसिप्ट जब लिखा ना तो हमने टोटल रिसिप्ट में से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग करना था।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग था ना, हमें रिवेन्यू रिसिप्ट भी तो इसमें प्लस करनी है। तो एक्सपेंडिचर तो हमने प्लस कर लिया था, कितना आया 55,000। उसके बाद जो टोटल रिसिप्ट निकाला ना, तो रिवेन्यू रिसिप्ट में हमें ऐड करना है, और रिवेन्यू रिसिप्ट हमारा कितना आया है, रिवेन्यू रिसिप्ट तो 8,000 आया था ना, तो यानी कि 8,000 प्लस आपका ये आएगा जो कैपिटल रिसिप्ट है जिसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग वो लिखे हुए हैं, मतलब नॉन डेट क्रिएटिंग। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तभी तो टोटल रिसिप्ट बनेगा ना, मैं रिवेन्यू रिसिप्ट जो है प्लस करना यहाँ पर भूल गई थी। तो चलिए 55,000 में से अब माइनस करते हैं कितना, 32,000 है ना, 32,000 ही तो बनेगा, ये 33,000 बनेगा ना, 25 और 8। तो अब आंसर कितना आएगा, अब आपका आएगा आंसर 22,000। तो 22,000 जो है वो आपका आया है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट था वो भी जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि जब 22,000 फिस्कल डेफिसिट है तो प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा, 22,000 माइनस 7,000। तो 22,000 माइनस 7,000 यानी कि कितना आ जाएगा, 15,000, है ना। ये है आपका आंसर। चलिए अब एक बार इसका सॉल्यूशन देखिए। रिवेन्यू डेफिसिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी किया हुआ है। अब फिस्कल डेफिसिट इन्होंने दूसरे तरीके से किया है, इन्होंने पहले रिवेन्यू डेफिसिट लिखा, उसके बाद इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल रिसिप्ट माइनस करी है, और मैंने आपको दूसरे तरीके से समझाया है। जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था सेम उसी फॉर्मूले से मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, तो आपको जो भी मतलब ठीक लगे आप वही फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग वाले फॉर्मूले से फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना बताया है ना। और प्राइमरी डेफिसिट तो आपका सिंपल है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको जो क्लास है वो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ हमारा जो गवर्नमेंट बजट का यूनिट है वो कंप्लीट होता है। अब हम वापस से अकाउंट्स पर आएंगे, और अकाउंट्स की जो दूसरा चैप्टर है पार्टनरशिप का, उसको हम जो है कल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपका गवर्नमेंट बजट है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो है वो इसमें से बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपके सब चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे पूछ लिया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। हालांकि अब जो है जर्नल जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं आते हैं ऐसे डायरेक्टली, लेकिन फिर भी आ सकते हैं, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस टाइप से आ सकता है कि जिसमें आपको कैटेगराइज करने के लिए बोल दे कि बताओ कि ये मतलब कैपिटल रिसिप्ट है या ये रिवेन्यू रिसिप्ट है, या ये मतलब इस तरीके से आ जाए कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक क्वेश्चन उस टाइप का हो सकता है, ठीक है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन हो सकता है वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए। या फिर अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है जैसे कि आपके ये टाइप ऑफ डेफिसिट है, तो आपसे एक केस बनाकर पूछ ले कि इस टाइप का हमारी कंट्री में जो है केस है ना, कोई डेफिसिट का केस बता दे, और फिर आपसे पूछ ले कि आप इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, है ना। जैसे कि उस क्वेश्चन में आपका फिस्कल डेफिसिट आया, तो आप क्या तरीके से जो है फिस्कल डेफिसिट को ठीक कर सकते हो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके गवर्नमेंट बजट से आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।